आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में 6वीं और 8वीं जमात की क्लासेस का आगाज़ आज से कोविड कवायद के मुताबिक हो गया। स्कूल जाने वाले तलबा ने अपने साथ अपने वालिदैन से इजाज़तनामा लाया, जिसके बाद ही उनको क्लासेस में कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक शिरकत की इजाज़त दी गई। ये क्लासेस 1 मार्च तक जारी रहेंगी। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स को जरासीम से पाक बनाने के इक़दाम किए गए। तमाम तलबा के लिए मास्क पहनने को लाजमी बनाया गया। साथ ही क्लासेस में समाजी फासले को यकीनी बनाया गया। ऐसे तलबा जिन्होंने शख्सी तौर पर क्लासरूम में तालीम हासिल करने से माजूरी का इजहार किया था, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस का अमल जारी है। क्लासरूम्स में तलबा की महदूद तादाद को इजाज़त दी गई है। रियासत भर के मुख्तलिफ अक़साम के स्कूलों में लाखों तलबा ने उन क्लासेस से इस्तिफ़ादा किया। तलबा की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम किए गए थे। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलात में हालिया दिनों के दौरान इजाफे के पेश नज़र तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद और ज़िले आदिलाबाद में चौकसी अख्तियार की गई है, जहां से महाराष्ट्र की सरहद लगती है। इस मराठी रियासत में कोविड-19 की दूसरी लहर देखी जा रही है। उसको देखते हुए महाराष्ट्र से आने वाले अफराद के मायने किए जा रहे हैं। उस रियासत से तेलंगाना के अज़ला मुत्तहिदा निज़ामाबाद और आदिलाबाद में लोगों की आमद और रफ्त ज़्यादा होती है। निज़ामाबाद ज़िले के रंजल, बोधन, नवीपेट, जुक्कल, बिचकुंडा मंडल में महाराष्ट्र की सरहद से मुतसिल है। इसी को देखते हुए बोधन मंडल के सालोर के करीब चेक पोस्ट कायम किया गया है, जहां महाराष्ट्र से आने वाले अफराद के तिब्बी मायने किए जा रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और खांसी बुखार के अलामात वाले अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मिदनूर, भिकनूर और जुक्कल के अवाम की बड़ी तादाद काम के लिए महाराष्ट्र के नांदेड़ जाती है और वहां से लोग काम के लिए तेलंगाना के नज़ला के मुख्तलिफ मकामात को आते हैं। ज़िले निज़ामाबाद के कई ताजरीन कारोबारी सरगर्मियों के लिए मुंबई भी जाते हैं। निज़ामाबाद के बांसवाड़ा, बिचकुंडा, मिदनूर, पटलम, रायकल और नवीपेट मंडलों को भी महाराष्ट्र से बड़ी तादाद में लोग आते हैं। मौजूदा तौर पर महाराष्ट्र से 6 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अलावाजी दीगर 4 ट्रेनें भी हफ्ते में 2 दिन चलाई जा रही हैं। मकामी अफराद ने रेलवे स्टेशनों के करीब उन मुसाफिरीन की तिब्बी जांच का मुतालबा किया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 11,27,68,809 हो गई है, जबकि इस मूसी वायरस से अब तक 24,98,941 लोगों की मौत हो गई। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,10,30,176 हो गया, जबकि 1,56,567 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,98,057 हो गई है और 1,629 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जुम्मे को भारत बंद मनाने का कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ऐलान किया। 26 फरवरी को भारत बंद की अपील पर ट्रेड यूनियनों ने भी हिमायत हासिल की। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी इसकी मुकम्मल हिमायत की है। एसोसिएशन के सदर महेंद्र आर्या ने कहा कि रियासती सतह के मोटरिस्ट एसोसिएशन इस बंद की हिमायत करेंगे। उन्होंने कहा कि डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एक दिन बंद का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने नए मुतारिफ होने वाले ई-वे बिल की दफात को भी मनसूख करने का मुतालबा किया। डीजल की कीमतों में कमी की जानी चाहिए। मुल्क भर में कीमतें एक जैसी होनी चाहिए, ये इस एसोसिएशन का मुतालबा है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की तामीर से मुतालिक दिए गए बयान की मजम्मत करते हुए आज फिर इस बात का आदा किया है कि सेक्रेटेरिएट में मसाजिद और दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों को तामीर करने के मामले में हुकूमत संजीदा है और इस मामले में दूसरी कोई राय नहीं है। सहाफत के लिए जारी बयान में महमूद अली ने कांग्रेस के साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को मशवरा दिया कि वो बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर ज़रूरी तनकीदें करने के बजाय तेलंगाना की आवाम की फलाह व बहबूद के कामों पर तवज्जो दें। वजीर दाखिला ने कहा कि आखिरत को सामने रखकर ही जिंदगी गुजारना उनका मामूल है, इसीलिए खिदमत खल्क की नीयत से वो सियासत में दाखिल हुए हैं। सेक्रेटेरिएट मसाजिद के मुताल्लिक हमारा वादा पूरा नहीं होगा तो यकीनन हमारी आखिरत तबाह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर ने अवाम को बहकाने और उकसाने की नीयत से तेलंगाना हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किए हैं। वज़ीर आला KCR ने बार बार कहा है कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद और मंदिर के अलावा चर्च की तामीर भी की जाएगी और सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह से कबल मस्जिद का इफ्तिताह होगा। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर तारक रामा राव ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव ने मुल्क के लिए कई खिदमात अंजाम दी थी।
तेलंगाना कानून साज काउंसिल के ग्रेजुएट हलकों के इंतखाबात के पेश नज़र ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हुक्मरान जमात टीआरएस से ताल्लुक रखने वाले अवामी नुमाइंदों का इजलास पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर की सदारत में मुनक्किद हुआ। जीएचएमसी हदूद के रियासती वुज़रा, अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल, मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के सदूर नशीन, मेयर जीएचएमसी, डिप्टी मेयर और दीगर अवामी नुमाइंदों ने इस इजलास में शिरकत की। बरसर इख्तिदार टीआरएस ने कानून साज काउंसिल के हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर ग्रेजुएट हल्के से साबिक वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव की बेटी वानी देवी को उम्मीदवार बनाया है। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने टीआरएस उम्मीदवार वानी देवी की कामयाबी के लिए कोशिश करने की तमाम को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत नरसिम्हा राव की 7 साला तकारीब सरकारी तौर पर मना रही है। उनके खानदान के एहतराम के लिए नरसिम्हा राव की दुख्तर और इस हल्के से मुकाबला कर रही हैं, जो एक माहिर तालीम है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हर ग्रेजुएट शख्स वानी देवी को अपना वोट देते हुए उनकी कामयाबी को यकीनी बनाए। वोट देते वक्त वानी देवी की काबिलियत और अहलियत को नजर में रखा जाए। केटीआर ने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि कांग्रेस के 10 साला दौर में 24,000 मुलाजिमतें दी गई थी, जिनमें से तेलंगाना को 10,000 मुलाजिमतें भी नहीं दी गई, जबकि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिए जाने के बाद 32,799 मुलाजिमतों के मौके फराहम किए गए। उन्होंने कहा कि पार्टी के हल्के ग्रेजुएट के एक और उम्मीदवार राजेश्वर राव ने इंतखाबी मुहिम शुरू भी कर दी है। कानून साज काउंसिल के हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर ग्रेजुएट हल्के से टीआरएस के कई टिकट के ख्वाहिशमंद थे, ताहम वजीर आला चंद्रशेखर राव ने नरसिम्हा राव की दुख्तर को उम्मीदवार बनाया। అట్లాంటి మీరు ఏ హక్కుతో అడుగుతున్నారని నేను స్పష్టంగా వారిని అడుగుతా ఉన్నా. తప్పకుండా వాణీదేవి గారు, పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు ఇద్దరు కూడా బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీతో విద్యావంతుల ఆశీర్వాదంతో గెలుస్తారు అనే బలమైన విశ్వాసాన్ని నేను వ్యక్తం చేస్తూ, మరి తప్పకుండా ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాలి. నిన్నగాక మొన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం 157 మెడికల్ కాలేజీలు మంజూరు చేసింది దేశవ్యాప్తంగా. ఒక్కటంటే ఒక్కటి కూడా తెలంగాణకు ఇవ్వనందుకు వేయాలన్న ఓట్లు రాష్ట్రంలోని వైద్య విద్యార్థులు కానీ, వైద్య విద్యను అభ్యసిస్తున్న పిల్లలు కానీ మీకు ఎందుకు ఓటేయాలి? ఒక్క కాలేజ్ కూడా ఇవ్వకుండా మొండి చేయి చూపెట్టినందుక? ఏదైనా కూడా నేను ఇదివరకు 100 సార్లు చెప్పాను, మళ్ళీ కూడా చెప్తా ఉన్నాను. తెలంగాణ నుంచి ఈరోజు ₹1 పన్ను రూపంలో కేంద్రానికి పోతుంటే తిరిగి వస్తున్నది ఆటాన మాత్రమే. పోయిన 6 ఏళ్లలో 2,70,000 కోట్ల రూపాయలు తెలంగాణ ప్రజలు పన్ను రూపంలో కడితే మనకు తిరిగి వచ్చింది కేవలం 1,40,000 కోట్లు మాత్రమే. అందుకే వేయాలి నీ కోటు. తెలంగాణకు మొండి చేయి చూపుతున్నందుకు, ఇచ్చిన వాగ్దానాలు తుంగలో దొక్కినందుకు, మా భద్రాద్రి రాముడిని దాదాపు ముంచినంత పనిచేసినందుకు, 7 మండలాలు గుంజుకొని పోలవరంలో ముంచినందుకు ఎందుకు వేయాలి నీకు ఓటు? ఏ కారణం చేత వేయాలి? మీరు పోయిన 6 ఏళ్లలో శాసన మండలి సభ్యుడిగా रुकने राज्यसभा के केशव राव ने कहा है कि हुकूमत ने 6 सालों में 1,32,000 से ज़ायद मुलाजिमतें फराहम की हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शोबे तालीम में मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव की खिदमत को आवाम अभी भूली नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके दुख्तर में वो सलाहियतें मौजूद हैं। वानी देवी की तालीमी मैदान में काफ़ी खिदमत है। वानी देवी मुतनाज़िया शख्सियत नहीं है। केशव राव ने कहा कि टीआरएस पार्टी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर मुकाबला करेगी और इंतखाबी मुहिम चलाएगी। మరి ఇటువంటి మాటలు వద్దు. ఏదైనా కానివ్వండి, చదువుకున్న వాళ్ళు, గ్రాడ్యుయేట్స్, వాళ్ళ ఓటు అడగడానికి పోతున్నాం కాబట్టి వాళ్ళకి అన్ని సంగతులు తెలుసు. అప్పటికి మాకు కొన్ని సమాచారం వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ప్రతిలో కొన్ని సమాచారం వస్తాయి, కొన్ని రావు. దానికి ఇవ్వడానికి అది చెప్పుకుంటూ పోతాం. ఏదైనా నేను పర్సనల్గా కానివ్వండి, పార్టీ తరఫున కానివ్వండి, గ్రాడ్యుయేట్స్ తరఫున కానివ్వండి, ఒక్కటి కృతజ్ఞతాభివందనాలు మా ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలుపుకుంటా ఉన్నాను. ఎవరైతే మన దివంగత ప్రైమ్ మినిస్టర్ పివి నరసింహారావు గారి కూతుర్ని ఇక్కడ క్యాండిడేట్గా పెట్టడం వల్ల పివి నరసింహారావు గారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్, వారి సర్వీసెస్, వారి సేవలు ఈ రాష్ట్రానికే కాదు దేశానికి, ఇంటర్నేషనల్ కూడా ఏంటో మీకు తెలుసు. ఆయన రిఫార్మిస్ట్గా మనం అందరం కోరుకుంటాం. నేను చూసింది ఏమిటంటే, వారు ఏదైతే 4 నెలల నుంచి చూస్తున్నానో, నేను పివి నరసింహారావు గారితో కూడా పనిచేసిన వాడిని కాబట్టి, అప్పటి నుంచి వాణి గారిని చూస్తున్నాను కాబట్టి పివి నరసింహారావు గారిలో ఉన్న కొన్ని గుణాలు
तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने दावा किया है कि वरंगल, नलगुंडा, खम्मम और हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर के तेलंगाना कानून साज काउंसिल के ग्रेजुएट हलकों के 14 मार्च को होने वाले इंतखाबात के लिए पार्टी की इंतखाबी मुहिम पर शानदार हिमायत हासिल हो रही है। उन्होंने 2 जलसों से चाशुंबे को खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार रामुलु नायक और जी चिन्ना रेड्डी को 6 अजला में तंजीमी सतह से हिमायत हासिल हो रही है। पीसीसी, डीसीसी ओहदेदारों के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात और सेल्स की हिमायत उनको मिल रही है, जिससे कांग्रेस के उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने दावा किया कि ना ही टीआरएस और ना ही बीजेपी को इस तरह की हिमायत हासिल हो रही है। हालांकि दोनों जमातें रकम और दीगर तरगीबात के जरिए राय दहिंदों को रागिब करने की कोशिश कर रही हैं। ये इल्जाम लगाते हुए कि टीआरएस हुकूमत को समाज के तमाम तबकात से मायूसी हुई है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुलाजिमीन, असातिज़ा, बेरोजगार नौजवान और तुलबा को केसीआर हुकूमत ने कई मरतबा धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि केसीआर 1000 करोड़ रुपए के बंगले प्रगति भवन में रहते हैं। उन्होंने इस बंगले में कभी भी अवामी मसाइल पर कोई जायजा इजलास मुनक्किद नहीं किया। मुलाजिमीन नए पे रिवीजन कमीशन पर लामुतनाही इंतजार का सामना कर रहे हैं। असातिज़ा को रियासती हुकूमत पर से भरोसा उठ गया है और कई लाख तुलबा फंड्स और सहूलियात ना होने की वजह से मसाइल का शिकार हो गए हैं। बेरोजगार नौजवानों के पास मौके नहीं है और बेरोजगारी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत और टीआरएस हुकूमत सूरत हाल को अबतर करने के लिए जिम्मेदार हैं। इन हालात में अवाम हल के लिए कांग्रेस की सिम देख रहे हैं। उनको ये एहसास हो गया है कि कांग्रेस जब इख्तिदार में थी उस वक्त उनको इस तरह के मसाइल का सामना नहीं था। ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటారు. వాళ్ళని ఉద్యోగస్తుల్ని అవమానపరిచే విధంగా గత 7 ఏళ్ల పాటు ప్రమోషన్స్ లో, ట్రాన్స్ఫర్స్ లో ఉద్యోగస్తులని చాలా సతాయించింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. అడ్డగోలుగా రాజకీయ ఒత్తిళ్లు, వాళ్ళ సొంత అన్ని విషయాల్లో సర్వీస్ మ్యాటర్స్ లో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఉద్యోగస్తులను చాలా తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెట్టిన విషయం కూడా మనం చేస్తాం. అవమానకరంగా మొన్న పే రివిజన్ కమిషన్ ఉద్యోగస్తులకు కేవలం 7.5% ఫిట్మెంట్ రికమెండ్ చేసింది. ఉద్యోగస్తులకు మేము అప్పీల్ చేస్తున్నాం, మీకు ఈ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి దిమ్మ తిరిగే షాక్ ఇస్తే మీ 7.5% 43% అయితని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. ఉద్యోగస్తులు టీఆర్ఎస్ పార్టీ, బీజేపీ పార్టీలు, ప్రభుత్వాలు నరేంద్ర మోదీ ఈ ఫిట్మెంట్ కేవలం 7.5% పెట్టి ఈయననేమో హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్ తగ్గిస్తున్నాడు. नरेंद्र मोदी बीजेपी ప్రభుత్వం डीए। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान दासजू श्रावण ने केटीआर को सरकारी मुलाजिमत फराहम करने के मामले पर खुले मबाहिस का चैलेंज किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केटीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए 1,32,000 मुलाजिमतें फराहम करने का दावा किया, जो बिल्कुल झूठ है। फिर से एक बार तेलंगाना के विद्यार्थियों को, युवाओं को, खास तौर से बेरोजगार को गुमराह करने का और धोखा करने के चक्कर में लगे रहे हैं। उसी दौर से जो है सो उन्होंने आज एक पत्रिका बयान में 1,32,000 गवर्नमेंट वैकेंसीज को भर्ती किया बोल के एक झूठी बयान दिया है। इसके बारे में इससे ज्यादा बड़ा झूठ कोई नहीं होता है। केटीआर साहब शायद समझ रहे हैं कि पूरे तेलंगाना के आओ में कानों में पूल है, उल्लू है, समझ में नहीं आता बोल के, मगर आपकी झूठी नकाब को फाड़ के रख देंगे। 26 तारीख के दिन 12 बजे गन पार्क कने आपके लिए हम इंतजार में रहेंगे। अच्छा टेबल वगैरह डालेंगे आपके लिए और बड़ा चेयर भी लगाएंगे आपके हैसियत के बराबर में। वो चेयर में आपको बिठाएंगे, पूरा डिटेल्स लेके आइए कौन से डिपार्टमेंट में कितने खालियां हैं, 2014 में कितने खालियां हैं, 2014 के बाद में रिटायरमेंट की वजह से कितने खालियां हैं, और नया जिला और नया रेवेन्यू डिवीजन, नया ग्राम पंचायत बनने से कितने खालियां हैं,
आंध्रा एम्प्लॉयज को रिपैट्रिएट करने में कितने खालियां हैं, ये पूरे आंकड़े को लेके जो है सो आप आ जाइए, बैठेंगे। आपने बोला, चेतावनी दिए थे ना हमने, चर्चा के लिए तैयार है बोल के, तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप आइए, गन पार्क करें, 26 फरवरी 12 बजे गन पार्क करने बैठेंगे और बात करेंगे, और आपका झूठी नकाब को फाड़ के रख देंगे, आपके झूठे आंकड़ों का ये चीज को भी हम भांडा फोड़ के रख। कौमी किसान सेल के नायब सदर कोडंडा रेड्डी ने कहा है कि नकली तखम की सरबराही करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत से मुतअद्दिद बार नुमाइंदगी की जा चुकी है। कोडंडा रेड्डी ने कहा कि रियासत में जामे तखम पॉलिसी अब तक तैयार नहीं की गई। रियासत में 450 तखम कंपनीज मौजूद हैं जो किसानों से काश्त करवाकर फसल की कीमत अदा न करते हुए उनको हरासा कर रही हैं। में तकरीबन 450 सीड कंपनियां हैं। ये सीड कंपनीज तेलंगाना में मासूम किसानों को धोखा दे रहे हैं। एक सुपर एग्री सीड कंपनी बैंक वालों से कोल्यूड होके 28 करोड़ रुपए किसानों के नाम से कर्जा लेके किसानों को डुबा दी, बैंक को डुबा दी। आज 38 किसान ये कंपनी के वजह से रोड पे गिरे, उनके नाम से कर्जा लिए। केसीआर साहब कई बार आश्वासन दिया कि जो है यहाँ तेलंगाना में हम सीड उगाने का या सीड बोर्ड बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ आखिरी में? यहाँ सीड बोर्ड नहीं बल्कि किसानों को धोखा सीड कंपनियों वाले दे रहे हैं। हम ये सीएम से हम ये दरख्वास्त करते हैं, सही है, आप अगर जो किसानों के ऊपर मोहब्बत है, ये ऐसे कंपनियों के ऊपर इंक्वायरी लगाओ। जो कंपनियों के वजह से किसानों को अभी पैसा मिलना है वो वापस दिला दो। उसके अलावा मुझे ताजुब होता कि एक किसान 5 एकड़ रहने वाला जाके बैंक में कर्जा मांगे तो 50,000 रुपए देते नहीं, बार बार चप्पल घस जाता लेकिन पैसा नहीं मिलता। तेलंगाना बीजेपी का आज एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मुख्तलिफ अजला के सुदूर और इंचार्जेस ने शिरकत की। इस इजलास की सदारत बीजेपी नेशनल जनरल सेक्रेटरी और तेलंगाना इंचार्ज तरुण चुग ने की। इस इजलास में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के अलावा मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी, कौमी नायब सदर डी के अरुणा, ग्रेजुएट एमएलसी कैंडिडेट रामचंद्र राव, एमएलए राजा सिंह और दीगर कायदीन मौजूद थे। इस इजलास में 2 ग्रेजुएट हलकों में एमएलसी के लिए होने वाले इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया गया। साथ ही नागार्जुना सागर बाई इलेक्शन के सिलसिले में भी बातचीत की गई। ये हालांकि तय नहीं हो पाया कि नागार्जुना सागर बाई इलेक्शन में बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा। इसके अलावा खम्मम और वरंगल में म्युनिसिपल इंतखाबात की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। तरुण चुग ने इस इजलास को खिताब करते हुए कारकुनों पर जोर दिया कि वो कोशिश करें कि आइंदा दोनों एमएलसी के दोनों सीटों पर और नागार्जुना सागर बाई इलेक्शन पर बीजेपी के उम्मीदवारों को कामयाबी मिले। आप भी पहले चिंता नहीं लगा रहे, अभी आप ही दे रहे। ठीक है भाई साहब, आपके 4-5 डिस्ट्रिक्ट भाई नगर वाला भाई को जिला बोलो 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 बोलो। टोटल 22 बूथ्स। आप भी पहले चिंता नहीं लगा रहे, अभी आप ही दे रहे। ठीक है भाई साहब, आपके 4-5 डिस्ट्रिक्ट भाई नगर वाला भाई को जिला तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने कोरोना मुतासरीन के लिए जरूरी अशिया रवाना की। बंडी संजय जो पार्लियामेंट में हल्के लोकसभा करीमनगर की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने अपने कोरोना मुतासरीन ने
इस मर्ज की वजह से काम पर ना जाने के दौरान बंडी संजय की जानिब से उनकी मदद करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। इन अशिया को पहुंचाने वाले बीजेपी कारकुनों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये मुतासरीन मजदूरी का काम करते हैं, ताहम इस वबा से मुतासिर होने की वजह से वो काम पर नहीं जा सकते। वो माशी मसाइल के भी शिकार हैं। इसी के पेश नज़र उनके घरों तक ये अशिया फराहम करने का काम बंडी संजय ने किया है। కరోనా ఉధృతి బాగా ఉండడం కారణం చేత ఇక్కడ నేత కానీ వీధిలో దాదాపు 35 మందికి కుటుంబాలకి కరోనా సోకడం జరిగింది। మరి వారందరూ చెలిమెడలో మరియు దినసరి కూలీ చేసుకుంటోళ్ళు, అమ్మాలి పని చేసుకుంటోళ్ళు, లేబర్ పని చేసుకుంటోళ్ళు, అమ్మాలి పని చేసుకుంటోళ్ళు వీళ్ళందరూ పాపం బయటికి రాని పరిస్థితి, వాళ్ళ ఆర్థిక ఇబ్బంది కూడా అంతంత మాత్రమే। మరి ఈ విషయం తెలుసుకున్న బండి సంజయ్ అన్న గారికి వెంటనే వారు స్పందించి बंजारा हिल्स में वाक़ मिनिस्टर क्वार्टर्स में रुकने काउंसिल के कविता और दीगर अराकीन काउंसिल के एक वफद ने वजीर पंचायत राज एरवली दयाकर राव से मुलाकात की। इस मौके पर एरवली दयाकर राव को बल्दियाती इदारों को फंड मख्तस करने की दरखास्त करते हुए एक याददाश्त पेश की गई। इसमें मकामी इदारों को मजबूत बनाने में ताउन करने के लिए कहा गया। वजीर से मुलाकात करने वाले अराकीन काउंसिल में भानु प्रसाद राव, पोचमपल्ली श्रीनिवास रेड्डी, भोपाल रेड्डी, नारद दास, लक्ष्मण राव, बालासनी लक्ष्मी नारायणा, पटनम महेंद्र रेड्डी, उनके अलावा नारायण रेड्डी और दामोदर रेड्डी भी शामिल थे। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి స్థానిక సంస్థల నుంచి ఎన్నికైనటువంటి స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధుల ద్వారా ఎన్నికైనటువంటి ఎమ్మెల్సీలు అందరం కూడా గౌరవ మంత్రివర్యులు ఎర్రవెల్లి దయాకర్ రావు గారిని కలవటం జరిగింది। స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధులైనటువంటి ఎంపీటీసీలు, జెడ్పీటీసీలు వారికి సంబంధించినటువంటి విధులు నిధుల విషయంలో వారికి सदरनशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 4 साल के दौरान उनकी क़यादत में वक्फ बोर्ड ने कई कीमती अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया और कई मसाजिद को दोबारा आबाद किया। वक्फ बोर्ड ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की रास्त रहनुमाई से अपनी एक्टिव कारकर्दगी के बाद मुल्क भर में मुनफरिद मकाम हासिल किया है। मोहम्मद सलीम ने आज अपनी 4 साल कारकर्दगी से मीडिया को वाकिफ़ करवाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन अराजियात का इंकशाफ उन्होंने नहीं किया जिसको इन्होंने अपने 4 साल दौर में बचाया। साथ ही बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब मोहम्मद सलीम नहीं दे पाए। ये है कि पूरे इंडिया में सब लोग मिलकर एक बाबरी मस्जिद को जो है ना खुला नहीं सके कभी भी। हम लोग जो है ना 7 मस्जिदों को जो है आबाद करे, ये बोर्ड पूरा बोर्ड मिलके, और अल्लाह के करम से जो है इसमें सबकी सपोर्ट से हुआ। बोर्ड, गवर्नमेंट सब लोग मिलके हमको सपोर्ट करने के बाद पुलिस, रेवेन्यू ऑफिसर, पूरे डिपार्टमेंट की सपोर्ट से हम लोग ये काम करे जो 400 साल से बंद थे। तो अल्लाह मियाँ जो है ना हम लोगों को हमारे जरिए काम लिया, बोर्ड के जरिए ये बोर्ड में जो हुआ। और कोरोना के टाइम पे भी हम लोग जो है ना 50-50 हज़ार रुपये भी जो है ना जिसको कोरोना था हॉस्पिटल के इलाज के लिए दिए। और हम लोग जो है ना आज भी हैंडीकैप, लीवर, कैंसर, डायलिसिस और ब्रेन ट्यूमर के जो भी है हार्ट के लिए, सब के लिए हम लोग जो है ना यहाँ पर किसी को 25, किसी को 10, ऐसा जैसा है वैसा हम लोग यहाँ से इशू करें, हम लोग पैसे देते हैं यहाँ पर। और जो लोग
गरीब लोग हैं, जो कोविड में जो इंतकाल हो रहा था, जो नॉर्मल लोग भी है, जो इमीडिएट जो कफन दफन के लिए मैयत के लिए पैसे नहीं रहते, हम लोग वैसे लोगों को भी दिए 5,000 रुपये। और अभी भी हमारे एक सेल बना के रखे हम लोग कि इमीडिएट जाके वहाँ पर घर पे पहुँचाने का है। खाली इंफॉर्मेशन आई सेल को तो सेल ले आके वहाँ पर पहुँचाता। ये 1 साल होगा हम लोग करके। तो अल्लाह का करम ये है कि जहाँ जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट है वहाँ पर जो है ना हम लोग बड़े बड़े एडवोकेट्स को लगाकर, सीनियर एडवोकेट को भी हम लोग अपॉइंट करके जो ना हम लोग हमारे स्टैंडिंग काउंसिलों के साथ उनको भी अटैच करके हमारे केसेस कैसा जीतना बोल के हम लोग जो है ना पूरा बोर्ड हमारा मेहनत करके, पूरे वक्फ बोर्ड के तरफ से, मेंबर्स के तरफ से, चेयरमैन के तरफ से हम लोग पूरे कोशिश करके बार बार हम लोग मीटिंग्स भी रखते हैं। रेवेन्यू की, पुलिस ऑफिसरों से भी हम लोग रब्त करते हैं कि क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी जो है ना प्रोटेक्ट होना बोल के, इसमें गवर्नमेंट की भी सपोर्ट रहती है हमारे को। गवर्नमेंट की सपोर्ट से हम लोग, सबकी सपोर्ट से हम खुद को आईपीएस ओहदेदार जाहिर करते हुए शादी के नाम पर एक शातिर खातून ने एक ताजिर को 11 करोड़ रुपए का धोखा दिया। ये वाकया शहर हैदराबाद के बाचूपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस ने बताया कि श्रुति नामी शातिर खातून ने खुद को आईपीएस ओहदेदार जाहिर किया और वीरा रेड्डी नामी ताजिर से शादी का वादा किया और उसके पास से कई मरहलों में 11 करोड़ रुपए की रकम हासिल कर ली। चंद दिन पहले इस ताजिर को इस शातिर की नकली आईपीएस ओहदेदार होने का इल्म हुआ, जिस पर वो इसकी धोखाधही की शिकायत के साथ पुलिस से रुजू हुआ। बाचूपल्ली पुलिस ने इस खुसूस में मामला दर्ज करते हुए उस नकली आईपीएस ओहदेदार के साथ साथ उसके मजीद 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 6 करोड़ रुपए मालियत की अशिया, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, कार और दीगर अशिया जब्त किए हैं। పోతూ విజయ్ కుమార్ రెడ్డి చనిపోయిన ఆయన నేను ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ట్రైన్ అంటున్నా అని చెప్తాను. ఆ విధంగా పరిచయం వాళ్ళు నమ్మించినారు. మాకు ఇన్ని ఉన్నాయి ఎకరాలు, ఇన్ని భూములు ఉన్నాయి, ఇన్ని బస్సులు ఉన్నాయి, ఇది ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ విధంగా రిచ్ అని చెప్పి ఆ విధంగా సంబంధం అమ్మాయి ఒకటి వాళ్ళ తమ్ముడికి ఈమె చెల్ల ప్రవళిక అంటే ఆమె పరిచయం అయింది కదా చెప్పి మామూలు ఆ రకంగా అప్పు కిందనే జస్ట్ అప్పు ఎంత హ్యాండ్ లోన్ పట్టుకొస్తే కానీ ఒక్కొక్కళ్ళ చీటింగ్ చేసుకుంటూ పోయినారు. ఇక్కడే ఇప్పుడు విల్లా ఇక్కడే ఉంటారు. యాంటిల్లా విల్లా 249, ప్రణీత్ యాంటిల్లా విల్లా 249 దాంట్లో ఉంటూ ఈ మోసానికి పాల్పడ్డారు. బాగున్నాయి. పక్కన వాలీబాల్ ఇది కాదు అది ఫైల్లో ఉన్నాయి కదా, హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఫోటో దిగింది, పేపర్ ఫైల్ తెప్పు. आज शहर के मुशीराबाद इलाके में एक भयानक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स जख्मी हो गया, जबकि उसकी बीवी जो कि 3 माह की हामिला थी उसकी मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक पी सतीश गौड़ जो कि बाकारा मुशीराबाद के रहने वाले हैं, वो आज सुबह अपनी बीवी शालिनी के साथ घर से निकले थे। वो फर्नांडिस हॉस्पिटल गए थे जहां पे उनको चेकअप करवाना था प्रेगनेंसी से रिलेटेड। वो मेडिकल चेकअप करवाने के लिए आगे जा रहे थे कि उसी वक्त उनकी एक्टिवा बाइक को एक आरटीसी बस ने हिमायतनगर वाई जंक्शन के पास आरटीसी बस ने टक्कर दे दी। इस टक्कर इतनी ज़्यादा शिद्दत की थी कि वो दोनों उसी वक्त वहाँ पे गिर गए और शालिनी को काफ़ी जख्म आए और पिछले टायर पे जो बस का पिछला टायर था वो उनके ऊपर चला गया, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ब्लीडिंग इंजरीज हुई और बाद में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ किया और आरटीसी ड्राइवर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर के नरसाराव पेट में ताजुब का इस वाक़े में अनुषा नामी तालिबा का जो कृष्णावनी प्राइवेट कॉलेज की तालिबा थी उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उसके एक साथी तालिब इल्म विष्णुवर्धन रेड्डी ने अनुषा का कत्ल करके उसकी लाश को कैनाल में फेंक दिया। तफसीलात के मुताबिक अनुषा गोलापाडू गांव
मुपवाला मंडल की रहने वाली थी। मोहब्बत के नाम पर बोलापल्ली मंडल से ताल्लुक रखने वाले विष्णुवर्धन रेड्डी अनुषा को हरासा कर रहा था। आज सुबह विष्णुवर्धन रेड्डी ने उससे झूठ बोलकर उसे एक सुनसान मुकाम पर ले गया। उसे शुबा था कि अनुषा किसी और लड़के से मोहब्बत करती है। इसी शुबे की बुनियाद पर उसने उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया और लाश को केनाल में फेंक दिया। कत्ल करने के बाद विष्णुवर्धन रेड्डी ने नरसरावपेट रूरल पुलिस स्टेशन जाकर अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया, लेकिन कॉलेज के जो तुलबा हैं वो इस कत्ल को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं और उन्होंने काफ़ी कॉलेज के अहाते में तोड़फोड़ मचाई। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।